हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपको एमसीक्यू में सपोर्ट करने के लिए ये एमसीक्यू बाहुबली सीरीज चल रही है और इसमें मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं चैप्टर नंबर 10 का वेव ऑप्टिक्स का। इसके पहले की चैप्टर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। ये बाहुबली सीरीज क्यों है? क्योंकि इसमें पिछले 10 सालों में जो भी पीवाईक्यूज आए हैं वेव ऑप्टिक्स को लेके वो भी हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सवाल हैं और एडिशनल एमसीक्यू भी मैंने डाले हैं। तो ये आपके लिए सफिशिएंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा देगा। चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए हुए। और हां, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो कि पढ़ ही रहे होंगे तभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा टॉप क्वालिटी कंटेंट के लिए। मैं फिजिक्स आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे फिजिक्स समझ में भी आए और आपका पढ़ने को मन भी करे। आइए बात को स्टार्ट करते हैं। ये है देखिए वेव ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 10 बाहुबली सीरीज। जैसे मैंने आपसे बोला था, ऑल पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह। आपके लिए मैंने क्या किया है, ऑल वीडियो लाइब्रेरी बना दी है, यानी जो जो सीरीज में बना रहा हूं उसका मैंने नाम के साथ वीडियो लिंक लगा दिया है, जैसे एग्जाम टाइम में आपको भटकना ना पड़े। तो यहां पर देखिए, यह है ऑल वीडियो लाइब्रेरी एट वन प्लेस। आपके लिए डिटेल्ड वन शॉट बने हुए हैं, पीवाईक्यूज बने हैं, एमसीक्यू बना है, डेरिवेशंस बने हैं, 30 मिनट रिवीजन सीरीज है और सब चैप्टर के नाम के साथ। ये देखिए लिंक लगे हुए हैं। इन लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे ये वीडियो ओपन हो जाता है, चालू हो जाता है। तो जो भी सीरीज में जहां भी आपको जो देखना हो अपनी इच्छा अनुसार वो आप देख सकते हैं। ये जो वीडियो लाइब्रेरी है, जो एग्जाम टाइम में बहुत काम की है, यहां पर पहुंचेंगे कैसे? तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आप अरविंद एकेडमी के होम पेज पे लिंक मिल जाएगा, आपको क्लिक कर देंगे, ऐसे खुलेगा। पहला वाला क्लिक करते ही वीडियो लाइब्रेरी पे लैंड अप कर जाएंगे। मोबाइल पे लैंड अप करेंगे तो स्क्रॉलिंग कर लीजिएगा ऊपर नीचे दाएं बाएं, जिससे पूरी चीज दिख जाए। मोबाइल स्क्रीन छोटी होती है तो एक साथ पूरा नहीं दिखेगा आपको। दूसरा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक लगा दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप इस वीडियो लाइब्रेरी पर चले जाएंगे। तो देयर आर टू मेथड्स, एक तो होम पेज से, दूसरा इस वीडियो के में जो लिंक आपको मिलेगा। तो ये दो तरीके हो गए इस वीडियो लाइब्रेरी में पहुंचने के लिए। ऑल वीडियो लाइब्रेरी आपके लिए फायदेमंद क्यों है? क्योंकि आपका ये टाइम बचाती है और आसानी से एक्सेस कर पाते हैं अपना मनचाहा कंटेंट। और अरविंद सर जो नए नए सीरीज ला रहे हैं उसका भी अपडेशन रहता है आपको। चलिए आगे की बात करते हैं। जो बच्चे ये चाहते हैं कि इसका पीडीएफ मिल जाए, बेटा ये जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ज्वाइन कर लीजिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और अपनी उससे आप नोट्स बनाकर शानदार पढ़ाई कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग दो स्ट्रॉन्ग कोर्सेज हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस के। देखिए अभी टाइम कम है और आप ऐसा चाहते हैं कि 30-35 क्वेश्चंस मिल जाएं जिनके आने के चांसेस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हों। हम लोगों ने वही काम किया, क्योंकि वही क्वेश्चंस आप लगा पाएंगे और ये अपने आप में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सफिशिएंट भी है। तो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस देखिए फिजिक्स का है, ये मैथ्स का है, इसी तरह केमिस्ट्री बायो का भी मिल जाएगा। और इसकी बंडलिंग भी कर दी है हम लोगों ने, जैसे 12th पीसीएम और 12th पीसीबी। अगर पीसीएम में पीसीबी लेते हैं तो 699 में तीनों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। ये फुली सॉर्ड हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो कम समय में ज्यादा रिजल्ट आप ला पाएंगे। क्या ये सफिशिएंट है? जी हां, ये काफी है। अगर आप ये लगा लेते हैं तो कुछ और लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको, जो बच्चे इसको लेना चाहते हैं वो कैसे लेंगे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस को? उसके लिए अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक मैं स्टोर सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। डाउनलोड करने के बाद इसके स्टोर सेक्शन में जाइए, इस लिंक से डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस कोर्सेज में इनरोल हो जाके तुरंत लगाना शुरू कीजिए। टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, समय अभी कम है। तो चलिए, जिस वजह से वीडियो बन रहा है, करते हैं उस वीडियो को शुरू बेटा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू बाहुबली सीरीज चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स के लिए। तो ये रहा वेव ऑप्टिक्स और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। और इस क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है। पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट इज। यहां पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए हाइजेंस प्रिंसिपल में क्या बोला था कि अगर कोई हमारे पास वेव फ्रंट है तो उसमें, उस वेव में हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स का काम करता है। तो सपोज मैंने ये 2-3 पॉइंट बना दिए आपको दिखाने के लिए। ये क्या करेगा? सेकेंडरी सोर्स है डिस्टरबेंस का और अपने चारों तरफ, चारों का मतलब 3D, हर तरफ, हर दिशा में, 3 डायमेंशनल स्फेरिकल समझ लीजिए, हर दिशा में ये अपना नया डिस्टरबेंस भेजता है।
या क्रिएट करता है। तो जब एम्पलीट्यूड पूछा जाएगा तो आप एम्पलीट्यूड की बात करें तो इसका एम्पलीट्यूड दोनों ही डायरेक्शन में या हर डायरेक्शन में सेम होता है। यह है कि नई वेव फ्रंट लेने के लिए हम इस नए वाले जो ये पहुंचा नए वाले का फॉरवर्ड एनवेलप लेते हैं, वो बनती है न्यू वेव फ्रंट। न्यू वेव फ्रंट वो एक अलग बात है कि नई वेव फ्रंट ये ओल्ड है या ओरिजिनल कह लीजिए। अगर हमें नई वेव फ्रंट निकालनी है तो फॉरवर्ड एनवेलप या कॉमन टेंजेंट लेते हैं हम लोग आगे बढ़ने वाले का। लेकिन एम्पलीट्यूड किधर होगा? एम्पलीट्यूड हर दिशा में एक ही होगा, क्योंकि जो डिस्टर्बेंस है वो हर दिशा में फैलता है। हम लेते हैं नई वेव फ्रंट के लिए आगे बनाने के लिए। तो यहां पूछा जा रहा है एम्पलीट्यूड किस डायरेक्शन में है, तो भैया एम्पलीट्यूड सब डायरेक्शन में मिलेगा, यानी इक्वल इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ये आंसर आपको ए मिल जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वेव फ्रंट कैसे निकालते हैं वो फॉरवर्ड तरीके से है, लेकिन अगर पूछा जाए एम्पलीट्यूड किधर है तो बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों बराबर रहने वाला है। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है ए प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर ले लो। अब यहां पर ये जो कलर चेंज करते हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट है, समझो ये क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है? रेज। तो रेज हमारी ऐसे बन गई, दीज आर रेज जो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। और कॉनकेव मिरर्स जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का है वो सपोज करिए आर है, यहां से यहां तक का आर। इसको सी लिख दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस डिस्टेंस इज आर। अब ये जो रेज हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के लगभग पैरेलल से आ रही हैं, प्लेन वेव फ्रंट जो फॉल कर रहा है, ये अगर ये हिट करेंगी तो ये कहां मिलेंगी? ये फोकस पे मिलेंगी। हम जानते हैं ये फोकस में मिल गई। तो ये डिस्टेंस कितना होता है? r/2। तो ये पूछ रहा है द रेडियस ऑफ रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट। ये जो मिरर है तो रिफ्लेक्टिव होगा, रिफ्रैक्टिव गलत लिखा हुआ है, मिरर में रिफ्रैक्शन थोड़ा होता है, तो रिफ्लेक्शन होगा उसका वेव फ्रंट का रेडियस। क्योंकि जो वेव फ्रंट नई वाली बनेगी ना, ध्यान देना, ये ऐसे स्फेरिकल शेप की बनेगी और यहां पर आके यहां मिलेगी, क्योंकि रेज यहां मिल रही हैं। इसकी रेडियस पूछिए ब्लू वाले कलर की, इसकी रेडियस कितनी है? r/2। यहीं पे तो मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया? r/2। r/2 का मतलब है ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई होगी। प्लेन वेव फ्रंट है, रेज उसके परपेंडिकुलर हिट करेंगी, रेज आके मिलती हैं फोकस पर जो ये कॉनकेव मिरर रहता है। अब यहां पर ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा जो कि आके मीट कर रहा है फोकस पर, उसका रेडियस कितना होगा? उसका रेडियस r/2 होगा। यहां से बढ़ना शुरू होगा और आते आते मीटअप कर जाएगा। बात समझ में आपकी आ गई होगी। तो इसको नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। ये देखिए 2023 का ही सवाल है, तो बिल्कुल नया सवाल है, ताजा सवाल है जो हमको आना चाहिए। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं इसमें करवाऊंगा आपको, जिससे न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि चलिए, इनमें बोला इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्क्रीन इज मूव्ड अवे। ये देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये जो स्क्रीन है, जो डी रहता है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स। ये स्लिट्स रहती हैं, आप जानते ही हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग। एंगुलर सेपरेशन की बात कर रहा है और फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा है। जो एंगुलर सेपरेशन होता है या एंगुलर विड्थ होती है वो किसके बराबर होती है? फॉर्मूला याद होना चाहिए, λ/d के बराबर। और फ्रिंज विड्थ की बात कर, ये देखिए इस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई इस पे कैपिटल डी है ही नहीं, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। डी इंडिपेंडेंट फ्रॉम डी, इंडिपेंडेंट फ्रॉम कैपिटल डी, तो इस पे कोई फर्क ही नहीं है। दूसरी बात कर लें हम लोग, अगर कह रहा है फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है? बीटा
डी लैम्डा अपॉन डी, इसमें कैपिटल डी अगर बढ़ाओगे तो बीटा बढ़ जाएगा। डी को इंक्रीज कर रहे हो तो बीटा विल इंक्रीज, यानी बीटा विल इंक्रीज। तो इसका आंसर क्या हो गया? पहले पे कोई फर्क नहीं, बीटा विल इंक्रीज, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। रिमेन्स कांस्टेंट एंड बीटा विल इंक्रीज, कहानी खत्म। लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल है, ये भी देखिए ताजा सवालों में से एक है और आपको लगाना आना चाहिए। मैं हटता हूं, इसको समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, जरूर कर लेंगे आप, ऐसी उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये भी देखिए सब रिसेंट क्वेश्चन। इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन विथ ए लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर। आपको फोटो बनाएंगे जिससे आपको ज्यादा पकड़ बने। यहां से ये जो सेंटर पॉइंट होता है, यहां कहीं ये जो डिस्टेंस है, इसको x लिखिए y लिखिए, मैं y लिख देता हूं। यहां पर ये जो y3 है, इसको थर्ड ब्राइट फ्रिंज बन रही है। तो y n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n d लैम्डा अपॉन d, ब्राइट फ्रिंज के लिए। उम्मीद है आपको 100% याद होगा। थर्ड फ्रिंज की विड्थ की कहानी है, तो ये n की जगह 3 पुट कर देंगे, d लैम्डा अपॉन d। आगे कह रहा है व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ द लाइट सोर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, यानी अगला एक लेना है y5 डैश। उसके लिए लैम्डा हम बदल देंगे, लैम्डा हमें पता करना है, पांचवा कहानी होना चाहिए। ये दोनों यहीं पर बनना है, y3 इसका और पांचवे का y5 का, तो इसी पॉइंट P पर बनना है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो मैं यहां कर देता हूं, देखिए 3d लैम्डा अपॉन d इज इक्वल टू 5d d डैश अपॉन d। dd कट गया, कैपिटल D भी कट गया। लैम्डा डैश कितना है? 3/5 इंटू लैम्डा, तो 3/5 और लैम्डा कितना था? 700 नैनोमीटर। तो ये 2100/5 आ गया। इससे बड़ी आसानी से आप निकाल पाएंगे कि जो लैम्डा डैश की वैल्यू है वो 420 नैनोमीटर आएगी। ये आपका आंसर है और ऑप्शन नंबर ए बन रहा है यहां से। देखिए यही सब सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और जो बच्चे नीट वगैरह या जेईई मेंस की तैयारी करते हैं उसमें भी ऐसे सवाल बिल्कुल मिल जाएंगे आपको, तो तैयारी रखनी चाहिए आपको। खैर मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि होगा क्वेश्चन नंबर बेटा 5। ये सब आपने समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 5वां नंबर सवाल है। कलर को लेते हैं डिफरेंट। In a Young's double slit experiment, the fringe width is found to be beta. ये है आपका d lambda upon d. If the entire apparatus is immersed in a liquid of refractive index mu, ये जो कहानी थी, इसको आपने किसी रिफ्रैक्ट लिक्विड में डुबो दिया है। तो लिक्विड में डुबोने पर होता क्या है? लैम्डा चेंज हो जाती है। आप जानते हैं ना, लैम्डा अगर पानी में डुबो दोगे तो लैम्डा विल चेंज। तो नई लैम्डा कितनी मिलती है अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है? लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा अपॉन म्यू होती है। ये आपने रे ऑप्टिक्स में भी बड़े प्यार से पढ़ा होगा। तो लैम्डा डैश लैम्डा अपॉन म्यू है। तो लैम्डा डैश, क्योंकि अब नई वाली बीटा डैश क्या है? डी लैम्डा डैश अपॉन डी। अब इन दोनों का आप रेशियो ले लो, तो बीटा डैश अपॉन बीटा, और यहां वैल्यू हो गई डी लैम्डा डैश अपॉन डी इंटू, ये लिख दो, मतलब पलट के लिख देते हैं, डी अपॉन डी लैम्डा। तो ये देखिए कट कुटा गया और वैल्यू आ गई लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू लिखोगे लैम्डा अपॉन म्यू, लैम्डा अपॉन म्यू, और ये लैम्डा 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 कट गया, 1 अपॉन म्यू बचा। तो यहां पर आगे के लिए आप याद भी कर लो कि जो बीटा डैश आएगी वो बीटा अपॉन म्यू आएगी। ये फॉर्मूले की तरह आप पकड़ लो, आगे कई सवालों न्यूमेरिकल्स में इसका फायदा मिलता है। यानी फ्रिंज विड्थ जो होगी वो जब आप म्यू के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में डालोगे तो फ्रिंज विड्थ इतने टाइम्स
घट जाएगी, मतलब उसको डिवाइड कर देंगे आप बीटा अपॉन म्यू से, और यही इसका आंसर हो जाएगा बीटा अपॉन म्यू। ये सी ऑप्शन है, यहां आंसर इज सी। लेकिन आप समझ पाए होंगे, इसको एज ए फॉर्मूला भी पकड़ लीजिएगा, आगे काम आएगा। तो मैं हटता हूं और ये आपको फटाफट दिखाता हूं 5वां नंबर, जो कि आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग 6ठे नंबर की बातचीत करेंगे। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। थोड़ा ऊपर कर देते हैं, पूरी चीज दिख जाए आपको, बढ़िया है। चलिए नंबर 6ठे की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखते हैं, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस एट ए सर्टेन पॉइंट। रोको भाई इसको पाथ डिफरेंस डेल्टा पी ही कह दें, किसी पॉइंट पर ऑन द स्क्रीन बिटवीन टू इंफिनिटी वेज 1/8 अपॉन लैम्डा, ये पाथ डिफरेंस है किसी पॉइंट पर। ये फोटो दिमाग में जरूर रखें, इससे बड़ा फायदा होता है। ये पॉइंट पी है, इसी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस क्या, λ/8। ये जो S1 S2 से वेव्स पहुंच रही हैं यहां तक, उसकी कहानी है। तो द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट टू दैट एट द सेंटर ऑफ ए ब्राइट फ्रिंज, यानी यहां पर जो आई मिलेगा इंटेंसिटी और सेंटर पर जो आई मिलेगा, सेंटर पे तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है आई मैक्स, इन दोनों का रेशियो हमको निकालना है। बेसिकली हमको निकालना है आई अपॉन आई मैक्स, ये फाइंड करना है। पहले तो सवाल समझ में आए तब तो करें। तो कुछ बच्चे अगर ये यहां दिमाग नहीं लड़ा पाए, निकालना क्या है, जाना कहां है तो टिकट कहां खरीदोगे भाई, तो ये जानना बहुत जरूरी है। खैर एनीवे, आई मैक्स तो हम जानते हैं। अब यहां पर इंटेंसिटी अगर हम दोनों की जो निकल रही है वो आई नॉट ले लो, तो इससे ये जो है, तो ये आई मैक्स के टर्म में हम निकाल देंगे। खैर आपको मैं दिखाता हूं, यहां पर पाथ डिफरेंस पता है तो इससे हम फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो जो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो 2 पाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होता है। ये सब आपको याद होने चाहिए, याद कर लिए होंगे आपने, नहीं किए तो मैंने आपके लिए फॉर्मूला शीट बनाई है, ले लो। डेल्टा पी की वैल्यू हो गई λ/8। इससे आपने काटा पीटा तो ये आ गई π/4, है ना, ये π/4 आ गया। अब यहां पे इंटेंसिटी निकाल लो भैया। जो इंटेंसिटी होती है हमारे पास वो क्या होती है, अगर इन दोनों का एक ही इंटेंसिटी हो तो आई मैक्स, ये अगर आई नॉट हो, देखो ये आई नॉट हो, तो ये आई मैक्स की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 4I0। और ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखिए तेजी से सवाल निकालने के लिए, I इज इक्वल टू सेम, अगर दोनों की इंटेंसिटी है 4I0 cos स्क्वायर 5/2, या इसको लिखते हैं I इज इक्वल टू आई मैक्स cos स्क्वायर 5/2। ये आई मैक्स इसी 4I0 के बराबर होता है। ये कहानी कब होती है, जब दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी सेम हो जावे। तो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहां पर आई लिखा, ये हो गया आई मैक्स बेटा जी, और ये रहा cos स्क्वायर 5/2, तो cos पकड़ा, स्क्वायर भी लगा दो, 5 की वैल्यू हो गई π/4 अपॉन 2, यानी π/8 आ जाएगा। तो ये आई यहां से आई अपॉन आई मैक्स इज इक्वल टू cos π/8 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बनी। अब इसकी जो वैल्यू आपको गिवन होगी 0.9239, इसका कर दो आप स्क्वायर और वैल्यू आ जाएगी 0.853। ये आपका आंसर है। सवाल ये वैल्यू कहां से रखी, इससे ज्यादा फोकस इस बात पे कीजिएगा कि सवाल में जानकारी जो आपको मिल रही है करते वक्त, प्रोसेस मेथड, वो सीख लीजिएगा। आपके बोर्ड में कोई ऐसा सवाल जबरदस्ती का नहीं भिड़ाएंगे, तो वैसे वो बोर्ड का ही है, तो यहां पर ये वैल्यू भिड़े। तो 0.853 इसका आंसर है, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी है।
ये इस तरीके से किया जा सकता है। इसको नोट कर लीजिए कैसे किया है मेथड, ये पकड़ना बहुत जरूरी है। इंटरेस्टिंग सवाल है, कई बच्चों को ये फॉर्मूले नहीं पता होते, वो कहते हैं एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है। लेकिन भैया एनसीईआरटी में जो दिया है कॉन्सेप्चुअली, उससे भी एक दो फॉर्मूले बन जाते हैं, उसी पर ये सवाल आते रहते हैं। मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है, इसका डेरिवेशन तक सिखाया हुआ है, बिल्कुल सरल भाषा का उपयोग करते हुए। तो पूरा कैप्चर कीजिए, पूरी बात पकड़िए, आधी अधूरी के चक्कर में मत रहिएगा, वरना अटकेंगे सवाल। फिर आपको वेव ऑप्टिक्स और रेव ऑप्टिक्स बहुत डिफिकल्ट लगने लगेगी, क्योंकि आप उस तरीके से सीखे नहीं होंगे। तो मुझसे अगर पढ़े होंगे तो मैंने क्लैरिटी दी हुई है जिससे आपको चीजें आसान लगे। खैर, इसको नोट कर लिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। तो आप इसको नोट कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे लेके आता हूं आपको। बहुत ही सरल सवाल है बेटा। ये क्या बोलते हैं, द वेव फ्रंट ड्यू टू ए सोर्स सिचुएटेड एट इंफिनिटी इज, कौन सी होगी? ये प्लेनर होती है। जब भी आप कोई पॉइंट सोर्स लेते हैं, पॉइंट सोर्स, तो इससे जो वेव फ्रंट होती है वो स्फेरिकल निकलती हैं, देखिए। लेकिन जब आप दूर चले जाते हैं, गोला सही नहीं बनाया हमने, बहुत दूर, इससे बड़ा बोल्ड नहीं है, तो यहां पर जब आप छोटा टुकड़ा लेते हैं तो ये प्लेनर दिखता है। जैसे धरती भी तो गोली है मोटे तौर पे, लेकिन आप मैदान में क्रिकेट खेलते हैं तो कोई कर्व थोड़ी दिखता है। पिच पे तो बॉल आती, छक्का मार देते हैं आप। आप समझ रहे हैं? मकान बनते हैं तो सीधे खड़े रहते हैं, वो थोड़ी टेढ़े दिखते हैं, क्योंकि वहां पर जो अर्थ का रेडियस है वो काफी बड़ा है। इसलिए छोटा सा पार्ट जब लेते हैं तो वो प्लेनर हो जाता है। इसीलिए मैंने इसको समझाया, जैसे आप बात पकड़ लें। ज्यादा लंबा समझाऊंगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा, और आजकल आपके पास टाइम कम रहता है, इसलिए मुझे जल्दी से बातें बतानी पड़ती हैं। चलिए, वरना तो बहुत प्यार से सीखें तो कॉन्सेप्ट कहां से कहां पहुंच जाए, लेकिन अब समय का आपके पास अभाव है। फटाफट इसको देख लीजिए। अगली बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 की आप समझ गए, आंसर सी हो चुका है इसका। आइए अगला सवाल पकड़ते हैं फटाफट। To demonstrate the phenomena of interference, we require two sources which emit radiation of, ये तो हम पहले से ही रटे बैठे रहते हैं। हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए सेम फ्रीक्वेंसी के, सेम फ्रीक्वेंसी, और उन दो सोर्सेज के बीच या तो जीरो फेज डिफरेंस या जो भी फेज डिफरेंस हो वो बदले नहीं, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ये हुए बिना आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा नहीं। बस देख लेते हैं, नियरली द सेम फ्रीक्वेंसी, इससे केवल काम ना चलेगा। सेम फ्रीक्वेंसी, बात सही है, डिफरेंट वेवलेंथ होएगा ही नहीं इंटरफेरेंस। सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग डिफिनिट फेज रिलेशनशिप, दिस इज द करेक्ट आंसर। कि भैया हमें सेम फ्रीक्वेंसी भी चाहिए और उन दोनों के बीच फेज डिफरेंस ना बदले, या तो जीरो ही हो जाए, बात ही खत्म। अगर जीरो नहीं है तो जो है वो टाइम के साथ वही बना रहे। बहुत बढ़िया, इसको भी नोट कर लिया जाए। अगला सवाल आपके सामने लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। 9 इज फाइन। चलिए, ये 9वें नंबर का सवाल है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन इज आई। हमेशा ध्यान रखिएगा, बार बार फोटो बना रहे हैं, दिमाग में आपके आ जाता तो हवा में ही समझा देते। तो यहां पे जो बनता है ना, ये आई मैक्स होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विच इज आई। ठीक, अब अभी आपने देखा था यहां पे कुछ नहीं दिया हो तो आप समझ लेना कि इन दोनों का इंटेंसिटी एक ही है, वरना ये बताएंगे कि एक की इंटेंसिटी फलाना, दूसरे की इंटेंसिटी धमाका। अगर नहीं बताई है तो दोनों की इंटेंसिटी क्या पकड़ लेंगे? सेम। अब सेम पकड़ लिया तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी होती, पिछले सवाल में समझाया है, 4I0 के बराबर, और यहां पर इन्होंने दिए आई के बराबर है। ये कितना आसान हो गया। कह रहे हैं, इफ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड द इंटेंसिटी एट द सेंटर नाउ विल बी। अब देखिए, एक के आगे मान लीजिए आपने कोई लकड़ी या ओपेक मीडियम रख दिया जहां से लाइट ना जा पाए, तो बंद हो गया, केवल यहीं से तो लाइट आएगी। तो ये लाइट कितनी आएगी? I0। तो अभी लाइट अब कितनी मिल रही है? नाउ I0, क्योंकि एक ही सोर्स से तो आ रही है। अब I0 तो हमारा माना हुआ वेरिएबल है और हमने रिलेशनशिप ढूंढ लिया है, तो I0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I/4। यहां देखो, सब बहुत आसान है, एक बार फंडा पकड़ लिया आपने, ये आंसर हो गया I/4। आंसर खत्म, मतलब सवाल खत्म, और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन।
देखिए, अगर लॉजिक क्लियर है और शांति से थोड़ा पकड़े हैं, और मैं आप के लिए जो सवाल लेके आता हूं या कुछ भी लेके आता हूं, उसके पीछे मैं बहुत होमवर्क कर लेता हूं कि मैं इसको सरल कैसे करूंगा, है ना। ऐसा नहीं कि खोला चालू हो गए, गहराई से, जैसे आपको एकदम लगे कि अरे ये तो सब दिख रहा है हमको, तभी तो आपको आसान लगेगा। यही टीचर का काम है। एक टीचर का धर्म क्या है? मैं कोई न्यूटन जैसा साइंटिस्ट तो हूं नहीं, उसके सामने तो तिनका हूं कि भाई कोई नई चीज इन्वेंट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो मुझे जो लोग आपके सिलेबस में जो चीजें हैं उसको सरल और इंटरेस्टिंग मैनर में आपको पढ़ाने का काम है, और वो मुझे मजा आता है। इसलिए मैं उस चीजों को सरल करने के लिए लगातार प्रयास करता हूं, और मजेदारी तो हमारे बोलने में ही है। जितने लोग मिले वही पसंद करते हैं कि सर आप हंसते बढ़िया हैं, तो सर आप बड़े अच्छे से बात करते हैं खुले दिल से। तो आप कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करिए, अगला सवाल पकड़ते हैं फटाफट। आपको बेनिफिट हो, सारी कहानी इसलिए है। 9वां नंबर हो गया, 10वें पे आते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद कर रहे हैं। समय की बचत करते हुए 10वें नंबर के आ गए, तेंदुलकर वाली जर्सी। इफ टू सोर्सेस इंटेंसिटी आई नॉट, बढ़िया बात, हैव ए रैंडमली वेरिंग फेज डिफरेंस। अच्छा, इसका फेज डिफरेंस जो है बदल रहा है। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज गिवन बाई, अब देखिए बिल्कुल लॉजिक बेस्ड सवाल है भाई। यहां पर सेंटर पे पूछा है, कहां पूछा है? रैंडमली वेरिंग फेज डिफरेंस द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अच्छा, ये देखिए आई नॉट है, ये आई नॉट है, इनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है, ये लिखा है। जब कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होता है तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो इंटरफेरेंस नहीं होगा तो क्या होगा? दोनों लोग मिलके जो यहां पर लाइट दे रहे हैं वो कितने के बराबर हो जाएगी? आई नॉट प्लस आई नॉट, मतलब 2 आई नॉट। बात खत्म हो गई, है ना। अगर इसको आगे डिटेल में और घुसेड़ दें हम आपके लिए मैथमेटिकल अप्रोच, तो वो भी समझा देते हैं आपको। जैसे एक दीवार पे बल्ब लगाया 100 वाट का, इस दीवार पे लगाया 100 वाट का, तो टोटल लाइट कितनी मिल रही? 200 वाट। कोई इंटरफेरेंस थोड़ी हो रहा है यहाँ पर। अगर आप देखें मैथमेटिकली तो फॉर्मूला ये हुआ करता था मेरे बच्चे, सब बहुत आसान है, हलवा। ये देखिए आपने इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब जब आप क्या कर, ये I1 I2 यहां पे दोनों सेम ले लेंगे, अभी हम लोग लिख ही देते हैं। चलो एक स्टेप और आपके लिए समझ में आ जाए। ये मैं बता इसलिए रहा हूं कि आप चीजों को सुंदर तरीके से पकड़ लीजिए। अब ये जो cos फाई होता है, जब ये लगातार बदलता है तो इसकी एवरेज वैल्यू cos फाई की आ जाती है 0, क्योंकि वो साइनसॉइडल मूवमेंट है ना, इसलिए इसकी एवरेज वैल्यू विल बी 0, क्योंकि बदल रहा है इसलिए 0 हो जाएगा। तो आई कितना बचेगा? आई नॉट, ये दोनों मिलके बस ये तो निपट गया, 2 आई नॉट। इस तरीके से इसको समझाया जाता है। खैर एनीवे, सरल भाषा का भी उपयोग कर लिया, 2 आई नॉट मिल गया। अब आंसर क्या रहा भैया? सी रहा। बहुत प्यार से, कोई समस्या नहीं है। तो आप मैथमेटिकली भी देखेंगे और तो भी निकलेगा, और कॉन्सेप्चुअली भी समझने की कोशिश करेंगे तो भी बैठेगा। 10वां नंबर सवाल नोट कीजिए। तेंदुलकर साहब सेंचुरी मार चुके हैं। अब अगली बात करते हैं हम लोग 11 नंबर के सवाल पे। आइए, ये रहा 11वें नंबर का क्वेश्चन, बहुत आसानी से इसको भी करेंगे। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर। आपको दिखाने के लिए, क्योंकि थोड़ा आप पढ़ लें तो मुझे तो दिखने लगता है, क्योंकि पढ़ा रहे हैं, आप लोग कभी कभी भूल जाते हैं। ये डी की वैल्यू दे रखी है 2 मिलीमीटर। डी ये होता है, ये सेपरेशन बिटवीन 2 स्लिट्स। अच्छा भाई, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। ये जो डी होता है, इस डी है 1 मीटर, ये डिस्टेंस, बहुत अच्छी बात। व्हेन ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा जो है 500, यहीं कहीं लेमडा लिख दो भाई, लेमडा है 500 नैनोमीटर है, क्या है? हाँ, नैनोमीटर इज यूज, द फ्रिंज सेपरेशन विल बी। फ्रिंज सेपरेशन तो भैया फ्रिंज विड्थ के बराबर होता है, तो बीटा की वैल्यू हो गई, एकदम प्यारा सा सवाल है, डी लेमडा बाई डी वैल्यू लगा दो। डी था 1 मीटर, लेमडा है 500 नैनोमीटर, ये रहा। और स्मॉल डी कितना था? 2 मिलीमीटर। मीटर लिखने की भी जरूरत नहीं, यहीं लिख दो, बीटा है डिस्टेंस, लीनियर विड्थ, तो मीटर में आ जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी सॉल्व करने पर आपकी 250 और ये 10 की पावर -6 मीटर। आंसर मिलीमीटर में है तो 0.25 मिलीमीटर। ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए।
फर्स्ट क्लास, नोट कीजिए। अगला सवाल लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आइए बहुत सुंदर तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं और आपको मजा भी आ रहा होगा क्लैरिटी के साथ। तो यहां बोले हैं ये, यूजिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम प्रोड्यूसेस फ्रिंजेस ऑफ फ्रिंज विड्थ 0.5 मिलीमीटर। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक, अभी इसका इस्तेमाल कर लेंगे, या चलिए भी करते हैं। इफ अनदर मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, दूसरी वेवलेंथ की इस्तेमाल की गई है, यहां पर हम इसको बीटा 1 और लैम्डा 1 कह देते हैं, एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डबल्ड, और यहां पर जो D2 की वैल्यू है वो 2D1 के बराबर है, इसको D1 कह दो, बाकी सेम। देन द न्यू फ्रिंज विड्थ विल बी, अब नई फ्रिंज विड्थ के लिए मैं लिख देता हूं बीटा 2, डी हमने नहीं चेंज किया है, लैम्डा चेंज किया है, D2 चेंज किया है। इनका रेशियो ले लो, नई वाली का निकालना है, तो बीटा 2 अपॉन बीटा 1, डी लैम्डा 1 अपॉन D1, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड है ना, D2 अपॉन डी लैम्डा 2। तो भाई कैपिटल D तो निपट गए, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इंटू D2 अपॉन D1। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। लैम्डा 1 कितना था, अब देखिए 5000, अब रेशियो है इसलिए इसको मीटर में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये रहा 6000, है ना। अच्छा विड्थ पूछिए, देखते हैं अभी क्या निकलता है, क्योंकि बीटा की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, डी बाई डी डालना पड़ेगा, ये आंसर अभी नहीं निकलेगा, ये रेशियो निकल आएगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या कहानी होती है। तो ये वैल्यू हो गई इंटू D2 अपॉन D1, D2 कितना था, डबल, इंटू 2, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी, काटोगे अगर 10 अपॉन 6। लेकिन ये रेशियो निकला है हमारे पास, इस रेशियो में ये दिया नहीं है, ये दिया कितना है, तो हमें पहले वाले से ही रेशियो निकाल लेना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, इसी में, क्योंकि यहां पे हमको विड्थ दे रखी है, ये देखिए हो गया सवाल, यहीं पे दिक्कत कहां है। ये देखिए B2 लिखा और 10, इसको काट लो भैया, 5 अपॉन 3, कोई समस्या नहीं, हमने देखा नहीं था, ये भूल गया था कि ये दिया है। तो 5 ये हो गया आपको ना, बीटा 1 मल्टीप्लाई करो तो 5/3 बीटा 1, है ना। तो 5/3 इंटू बीटा 1 दे रखे हैं 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 0.25 अपॉन 3 आता दिख रहा है मिलीमीटर। अगर मैंने सब कुछ दुरुस्त किया है, मेरे ख्याल से शायद दुरुस्त किया होगा, यहाँ गड़बड़ी ना कर दी हो, सेपरेशन डबल कर दिया है, तो D2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2D1 काटा हमने, ठीक है। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 5000 अपॉन 6000 और बीटा 1 5/3। तो कुछ इसमें लग रहा है उल्टा लिख गए हैं, ऐसी फीलिंग हमको आ रही है। हाँ जी, ये बीटा 2 की वैल्यू यहाँ आनी चाहिए, वही मैं ये सोच रहा था कि वेवलेंथ, ये देखिए क्या हुआ, वेवलेंथ बढ़ गई है, तो वेवलेंथ बढ़ने पर 0.5 की जगह ये कहानी बाद में, देखिए वेवलेंथ बढ़ी है ना, तो वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रिंज विड्थ बढ़, अच्छा ये भी चेंज किया, ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, ये उल्टा लिख दिया है बेटा, इसको सही करना होगा, ये उल्टा लिख गए हैं हम तेजी में, इसको आपको इसको भी हटाना पड़ेगा, बड़ी जल्दी से कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये देखिए बीटा 2 अपॉन बीटा 1 में पहले बीटा 2 की वैल्यू लिखनी थी, मैं बीटा 1 लिख गया था, तो डी लैम्डा 2 अपॉन D2 लिख लो, इनटू उल्टा करके इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब देखिए D कट गया है, ये आ गया है लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इंटू D1 अपॉन D2 बेटा। अब ये लैम्डा 2 कितना था, 6000 जहां तक, और ये था बेटा 5000, और D1 था, ये 1 अपॉन 2 आ जाएगा, D2 डबल कर दिए हैं, 3 0 3 0, ये आ गया 3 अपॉन 5, तो यहां से वैल्यू आ गई बीटा 2 3/5 इंटू बीटा 1, और ये हो गया 3 इंटू 0.5 mm अपॉन 5, काटोगे 0.1 आ जाएगा, तो 0.3 mm आपका आंसर आ जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर डी है। ये देखिए मीट कर गया, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था, इसको दुरुस्त कर दिया। अब इसी तरीके से लॉजिक देखिए बड़े क्लियर हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं, आप इसको नोट करिए,
क्वेश्चन नंबर 13वां मैं आपके सामने लेके आता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ये देखिए लिखा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ लाइट वाज चेंज फ्रॉम 7000 टू, उसका आधा कर दिया है 3500, वाइल डबलिंग दिस सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स स्मॉल डी को 2d कर दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा, द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस चेंजेस, ये चेंज होगी, मैं आपको दिखाता हूं। बीटा अगर आप लिख रहे हैं डी लेमडा अपॉन डी, इसको बीटा 1 कह दीजिए। क्या क्या बदले, लेमडा 1 अभी किया है वैसा सवाल, इसको भी D1 बिल्कुल, और बीटा 2 को लिख दीजिए डी लेमडा 2 अपॉन D2। यहां पर बात करें बीटा 2 अभी सेम निकाला था हम लोगों ने, तो डी लेमडा 2 अपॉन D2, और ये हो जाएगा D1 अपॉन डी लेमडा 1। कैपिटल डी कटा, लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 इंटू D1 अपॉन D2। अब यहां पर बीटा 2 अपॉन बीटा 1, ये लेमडा 2 कितना है, 3500 पहले है, बाद में था, और पहले है 7000। सेपरेशन की बात करें तो 2d कर दिया है बाद में, तो ये 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये देखिए 2 आ गया, तो ये हो गया 1 अपॉन 4। तो यहां पर जो फ्रिंज विड्थ हो जाएगी बीटा 2, ये बीटा 1 अपॉन 4 हो जाएगी। तो फ्रिंज विड्थ आपकी 1/4 हो जाएगी। ये सही बात है। यहां पे पूछा क्या है ना, नॉट ट्रू। देखिए कभी कभी इसको नहीं पढ़ पाते हम लोग तो गलती हो जाती है। इसके तहत यहां आंसर क्या होगा, द विड्थ ऑफ द फ्रिंज विड्थ चेंजेस, ये सही है, फ्रिंज विड्थ की विड्थ चेंज हो रही है। द कलर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज चेंजेस, ये भी चेंज हो जाएगा क्योंकि लेमडा बदल रहे हैं, चेंज हो गया, मतलब यहां से यहां पहुंचे हैं। द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज, ये भी चेंज होगी क्योंकि सक्सेसिव सेपरेशन तो होता ही फ्रिंज विड्थ के बराबर है। द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव डार्क फ्रिंज रिमेन्स अनचेंज, ये आंसर डी वाला सही है क्योंकि ये बदल रहा है, नॉट ट्रू, और ये डी लिखा हुआ है। तो सेपरेशन अनचेंज नहीं होगा, चेंज होगा, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी सही होता है। जब भी नॉट करके आए आप ध्यान दे लीजिएगा, अपना दिमाग पढ़ते पढ़ते इतना ट्यून्ड हो जाता है कि हम सही बात ही खोजते हैं, और उल्टी जब बात लिख दी जाती है तो आंखों में दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है, ये क्वेश्चन था 13वां जो हम लोगों ने कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 बेटा। लिखा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज 1 मिलीमीटर, ये हो गया डी, एंड द स्क्रीन इज 1 मीटर, ये दिस इज कैपिटल डी। फॉर ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, दिस इज लेमडा, द डिस्टेंस ऑफ थर्ड, ये एन की वैल्यू, मिनिमा की बात कर रहा है सेंट्रल से, तो सेंट्रल से मिनिमा की डिस्टेंस क्या होती है आप जानते हैं। एक्स एन की बात की जाए तो हम लिखते हैं 2n-1 डी लेमडा अपॉन 2d। यहां पे थर्ड की बात की गई है तो यहां पर 2 × 3 पुट कर दो, ये देखिए 2d, ये आ जाएगा 6 में से एक 5 आ जाएगा, तो 5/2 डी लेमडा अपॉन डी। बस इसमें वैल्यू रखनी है, तो 5/2 रखा, डी 1 मीटर था, लेमडा कितना था 500 नैनोमीटर। ये देखिए स्मॉल डी कितना था बेटा, कहीं लिखा था मैंने 1 मिलीमीटर, और ये वैल्यू मीटर में आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे 1.25 × 10⁻³ मीटर। आंसर दे रखा है मिलीमीटर में, इसको मिलीमीटर में चेंज कर लो तो 1.25 मिलीमीटर आपका, ये देखिए आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। इस तरह ये सवाल करेंगे, यही सब एग्जामिनेशन में आएंगे, और कोई चंद्रयान नहीं छोड़ने को बोलेंगे आपको। और ये बस डिपेंड किस पे करेगा, आप ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं कि नहीं। और मैं चीजें कम समय में ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा क्लियर और इंटरेस्टिंग एंड उच्च तकनीकी क्वालिटी का आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 14 हो जाता है, क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं। लिखा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज 1.2 मिलीमीटर इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन वाटर
ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 देन द फ्रिंज विड्थ बिकम्स, अभी हमने आज ही सवाल किया है इसी लेक्चर में कि बीटा डैश की वैल्यू बीटा अपॉन म्यू हो जाती। पहला दूसरा सवाल था, शायद तीसरा। जब किसी अपरेटस को पूरे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डुबकी लगवा देंगे तो फ्रिंज विड्थ विल चेंज, कितनी? बीटा अपॉन म्यू के हिसाब से। बस पहले की बीटा दे रखी है, कहां दे, 1.2 मिलीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, तो वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ये 3 इंटू 1.2 अपॉन 4, 0.3, 0.9 मिलीमीटर, ये आंसर आ गया आपका। और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, बात खत्म हो जाती है। इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत ही सरल। अब किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया हो तो यही पता नहीं बोल दिया आउट ऑफ कोर्स हो गया कहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान मामला है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। ये रहा 16वां सवाल। लिखा है द एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ डज नॉट डिपेंड अपॉन, एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो थीटा होती है वो किसके बराबर होती है? बीटा अपॉन डी के, यानी लैम्डा अपॉन डी। ये एंगुलर, ये क्या है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। बात समझ में आ गई? ये किन पे डिपेंड करती है? लैम्डा पे डिपेंड करती है क्या? हाँ भाई, लैम्डा पे डिपेंड करती है। अच्छा, आगे देखते हैं। लैम्डा पे तो डिपेंड कर रही है। डज नॉट तो नहीं लिखा, डज नॉट लिखा है तो पहला वाला नहीं होगा। डिस्टेंस बिटवीन डी, इस पे भी डिपेंड करती नहीं होगा। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन, ये भैया इस पे डिपेंड नहीं करती, कैपिटल डी नहीं है, तो आंसर हो गया सी। अगेन ध्यान दीजिएगा, नॉट डिपेंड लिखा है, नॉट पढ़ लीजिएगा वरना कंफ्यूजन तुरंत हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। 16वां नंबर सवाल है। अब 17th नंबर का क्वेश्चन करते हैं, जो आपको काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है वो एग्जामिनेशन के पर्पस से। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा है इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द वन स्लिट, द पहली जो विड्थ है वो स्लिट इज 3 टाइम्स द अदर। ये विड्थ को ओमेगा से दिखाते हैं, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 3 ओमेगा 2, जैसा इन्होंने बोला है। चाहे तो लिख दीजिए ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू 3/1। एम्पलीट्यूड भी इसी प्रोपोर्शनलिटी में है, तो ये एम्पलीट्यूड इसका हो जाता है इसी तरीके से A1 अपॉन A2। अच्छी बात है, यानी अगर A1 को हम A मान लें, यहां पे क्या लिखा है हमने, A1 बराबर 3A2 आ जाएगा। अगर हम A2 को यहां पर A मान लें तो A1 को हम कह देंगे 3A के बराबर। ये वैल्यूज हो गई रेशियो के हिसाब से। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम और मिनिमम, देखिए इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है वेव में, वेव थ्योरी में। ये आपको पता ही होगा, नहीं पता तो पकड़ लो अभी। तो आई मैक्स की अगर हम बात करें तो आई मैक्स के लिए अपॉन आई मिनिमम की बात करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ए मैक्स का स्क्वायर अपॉन ए मिनिमम का स्क्वायर। ये फॉर्मूला टाइप बन गया। अब यहां पर ए मैक्स होगा कितना? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा ए मैक्स, कलर ना चेंज हुआ तो इसको व्हाइट कलर लिखना चाह रहे थे। ए मैक्स कितना हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब ये एम्पलीट्यूड जुड़ जाएंगे आपस में, a + 3a यानी 4a, और a मिनिमम क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब एक दूसरे में घटा दीजिए, 3a में से a घटा देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं यहाँ, मतलब जो वैल्यू रहती है 2a आ गई वैल्यू। ले भी लोगे तो स्क्वायर करोगे, अगर वैसे भी सोचो तो कुछ फर्क नहीं। 4a और 2a, सही लिखा क्या? 2a और 4a, बात बिल्कुल ठीक आ रही है। अब यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए, यहां जगह है। a मैक्स का मतलब हो गया 4a और a 2a का स्क्वायर। अब इसको एक साथ ले लो, कहां अलग अलग स्क्वायर करते फिरेंगे। ये आ गया 2 का स्क्वायर यानी 4:1। अच्छा सवाल है और आंसर इसका ए हो गया। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब ये आएगा
तो कई बच्चे इसको भांप नहीं पाएंगे। अगर उन्होंने अच्छी पढ़ाई की है बिल्कुल कर लेंगे, अगर उन्होंने सरसरी तौर पे बात की है तो कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। वो ये मैक्सिमम मिनिमम नहीं समझ में आएगा या ये नहीं पकड़ पाएंगे फॉर्मूला, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो मैंने सारी बातें बहुत आसान तरीके से बताई हैं, आपके लिए सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, उसका मजा लीजिए आप। खैर, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देते हैं आपको, जो कि 18वां नंबर सवाल आपके सामने आने वाला है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए ब्राइट फ्रिंज to the intensity at the point distant 1/4 of the distance between two successive bright fringes will be। अब यहां पे देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आपको फोटो बना देते हैं, आसान सवाल है ये। यहां पर जो सेंटर पर आई मैक्स होता है और पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस कितना होता है यहां पर, डेल्टा फाई 0, तभी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। तो सेंटर पर आई सेंटर पे लिख दीजिए, या मैं आई नॉट कह देता हूं, आई मैक्स कह देता हूं, वो कितना आ जाएगा सेंटर पर 4। इसको अगर मैं आई सेंटर लिख देती, इसको आई नॉट कह दो, इसको आई नॉट कह दो, तो आई मैक्स हो गया 4 आई नॉट। अभी हम लोगों ने सीखा था इसी लेक्चर के दौरान, ये आई नॉट है, तो आई मैक्स कितना हो जाएगा 4 आई नॉट। सेम इंटेंसिटी ऑफ बोथ द सोर्सेस स्लिट्स। और फिर क्या लिखा है, टू द इंटेंसिटी एट द पॉइंट डिस्टेंट 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। यहां से कोई पॉइंट P है जिसका जो डिस्टेंस है वो बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस, 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में सेपरेशन होता है फ्रिंज विड्थ के बराबर बीटा। देखिए इंटरेस्टिंग सवाल बना, ये आपका क्या हुआ, 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच में आपकी डार्क फ्रिंज आएगी और डार्क फ्रिंज की भी चौड़ाई इतनी तो होगी बीटा। तो ये जो यहां पे दे रखा है, ये वैल्यू यहां पर आपको बीटा दे रखी है और ये बीटा का 1/4 है, तो दिस इज इक्वल टू बीटा अपॉन 4। घुमा के दिया है, बहुत बढ़िया सवाल हो गया। अब यहां पर हमको इस जगह पर P पर हमको फेज डिफरेंस चाहिए, तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए पाथ डिफरेंस निकालेंगे, फिर पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालेंगे। आपको मैं याद दिला दूं, कई बच्चे भूले रहते हैं शायद, कि यहां पर अगर ये डिस्टेंस हमको पता हो, मान लीजिए x डिस्टेंस है, तो यहां पर पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा P की बात करूं तो एक्स डी अपॉन कैपिटल D, ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाता है। तो यहां पर अगर मैं पार्ट x की जगह बीटा बाई 4 रखो, और बीटा की वैल्यू होती है d लैम्डा अपॉन d, तो यहां पर रखा हमने d लैम्डा, और यहां पर जो रख रहे हो बीटा बाई 4 है, तो d लैम्डा अपॉन d, और ये 4 आ गया इंटू d अपॉन कैपिटल D। ये देखिए d कट गए, ये लैम्डा बाई 4 आ गया। ध्यान दीजिएगा, अब अगर आप ये रिलेशन जानते हैं, जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो 2 पाई बाई लैम्डा, अब पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई 4, तो इससे फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई बाई 2। इस तरह से बातों को पकड़ेंगे आप। ये एक बहुत ही तगड़ा अच्छा सवाल है। क्यों? क्योंकि आपको 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। पहले आपको पता होना चाहिए कि यहां पर आई मैक्स कितना होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसका पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला ये जो लिखा है ये पता होना चाहिए, नहीं तो आगे नहीं, पर इससे पाथ डिफरेंस निकला। फिर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच का रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। फिर इंटेंसिटी निकालने चलेंगे। अब इंटेंसिटी निकालने चले, जो कि मैंने IP लिख देता हूं, तो I नॉट फॉर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, और फाई की वैल्यू यहां पाई बाई 2 है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार हमारा IP ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा I नॉट 2 I नॉट के बराबर। देखिए बहुत बढ़िया ये सवाल बन जाता है। अब ये I मैक्स और IP का रेशियो ले लो, तो मेरे ख्याल से मैं यहां तक जाता हूं और फिर इनका रेशियो ले लेता हूं। तो इन दोनों को मैं ऐसे लिखाता हूं निशान, और I मैक्स अपॉन IP इज इक्वल टू 4 I नॉट अपॉन 2 I नॉट। ये गट के वैल्यू हो गई
2 और यही आपका आंसर हो गया और ये आंसर सी है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी हैंडसम क्वेश्चन। इसको आपको कर तभी पाएंगे जब थोड़ी बढ़िया पढ़ाई हो, लेकिन मैंने बिल्कुल सरल तरीके से बताया, सब लिंक्ड रहता है और घूम फिर के वही 5-7 फॉर्मूले हैं इंटरफ्रेंस में जो घूम फिर के लगते हैं। मैंने उसके लिए भी काफ़ी आपको फॉर्मूला शीट बना दी है, बड़ी धांसू, जिसे आप ध्यान कर लीजिए, बार बार देख लीजिए और चीज़ें फटाफट पकड़ लीजिए। इस तरह से वो फॉर्मूला शीट है जो न्यूमेरिकल निकालने में भी मदद करेगी आपकी। तो मैं यहाँ रोकता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा सवाल था जो आप कर पाए होंगे। तो 18वां नंबर सवाल है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19th नंबर के लिए आगे ले चलता हूं आपको। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये रहा 19वां सवाल। द टू लाइट बीम्स हैविंग इंटेंसिटीज I एंड 9I, इन ये I1 हो गया और ये साहब I2 हो गया। इंटरफेरेट टू प्रोड्यूस ए फ्रिंज पैटर्न ऑन ए स्क्रीन, ठीक है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम इज π/2, ये डेल्टा फाई की वैल्यू है। एट पॉइंट P, अच्छा दूसरा ये φ1 है, ये φ2 दे रखे हैं, पाई है हमारी Q पर। देन द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P एंड Q, अच्छा ये देखिए इन्होंने डिफरेंस पूछ लिया। IP की वैल्यू बतानी है, रेशियो नहीं है। बड़े आराम से निकालिए, फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ये फाई का मतलब वही डेल्टा फाई है, फेज डिफरेंस। पहले की बात करते हैं IP के लिए। एक की इंटेंसिटी थी आपकी I, दूसरे की थी 9I, I इंटू 9I, और फेज डिफरेंस कितना था, π/2 पहले के लिए। तो π/2 की वैल्यू हो जाती है पूरी वैल्यू 0, तो ये कितनी बन जाएगी, 10I। बढ़िया। अब दूसरी IQ की बात कर लेते हैं। IQ के लिए एक की थी I, दूसरे की थी 9I, I इंटू 9I cos फाई, फाई का मतलब पाई है यहां पर, और cos पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, cos 0 1, cos पाई -1। तो ये वैल्यू IQ क्या आ गई, इन दोनों को जोड़ा तो 10I आ गया, और ये हो गया यहां पर 9 का 3 2 6I माइनस 6I। समझ पाए ना, इसकी वैल्यू होती है -1, और ये घट के मिला 4I। बस खेल खत्म। IP माइनस IQ, IP कितना है बेटा, 10I, और IQ कितना है बेटा, 4I। वैल्यू कितनी हो गई, 6I। खेल खत्म, पैसा हजम। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये सारे सवाल वो हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, वही 5-6 फॉर्मूले, बस क्लैरिटी रहे कि भाई ये फॉर्मूले का मतलब क्या था, कहां से आया था, कब लगाते हैं। खेलते रहिए आप, ये कितना भी खेलें हम लोग सही कर लेंगे। नोट कर लीजिए इसको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी था। देखिए आप, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। आइए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी बड़े प्यार से करेंगे। तो साहब ये रहा, द लीनियर विड्थ, हा, 2 तरह की विड्थ होती हैं, पढ़े होंगे है ना। लीनियर का विड्थ होता है डिस्टेंस नाप, जल्दी बता देते हैं आपको, भाई मन कर गया है। आप भी सोचेंगे सर भी, ये भाई यहां पर जो विड्थ बनती है ना, इसकी डिस्टेंस को हम बोलते हैं बीटा। लीनियर इंची टेप से नाप लीजिए, सेंटीमीटर स्केल से। और जब हम एंगुलर विड्थ की बात करते हैं तो यहां से समझिए ये एंगल की बात करते हैं, दिस इज एंगुलर विड्थ। ये मतलब होता है टुई टुई या टुई, है ना। एंगुलर विड्थ का मतलब एंगल से रिश्ता है। लीनियर विड्थ मतलब लंबाई नाप रहे, लीनियर कितनी अच्छी भावना आ रही है। खैर समझ गए आप। द लीनियर विड्थ ऑफ द डिफ्रेक्शन बैंड, अभी डिफ्रेक्शन बैंड की बात कर रहा है, उसकी लीनियर विड्थ होती है बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। ये डी क्या है, अपर्चर, ये ए या किस किताब में ए लिखते हैं, कहीं ये डी लिखते हैं। ये क्या हो गई, सिंगल स्लिट है यहाँ, तो ऐसे बनाना चाहिए मैंने, अगड़े भैया ये सिंगल स्लिट है, ऐसे डॉट लगा दो, डिफ्रेक्शन पैटर्न है, तो दिस इज ए या दिस इज डी, जो भी आप समझें। और ये एंगुलर विड्थ यहां से सेंटर वैसे ही निकालने का कार्यक्रम चलता है। बात समझ में आई होगी। तो इसका पूछ क्या रहा है, वेरीज इनवर्सली एज वेवलेंथ, तो इससे तो ये मैच नहीं कर रहा। डायरेक्टली एज द विड्थ ऑफ द स्लिट, विड्थ ऑफ द स्लिट
के बारे में, लीनियर विड्थ एज द विड्थ ऑफ द, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली एज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, डायरेक्टली एज डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। अच्छा, डी की बात, हाँ ये सही लिखा है, डी पर बीटा इज प्रोपोर्शनल टू डी, सी तो सही लग रहा है। इनवर्सली एज द साइज ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड, इससे कोई मतलब नहीं है, आंसर इसका सी है। एक बार बी ऑप्शन पढ़ तो लेते हैं दोबारा, डायरेक्टली एज द विड्थ ऑफ द विड्थ, अच्छा ओमेगा की, इसकी ए की बात कर रहा है, ये गलत लिखा हुआ है, ये बी में क्या है, बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी, या अपर्चर ए लिख दीजिए, मतलब स्लिट विड्थ इसके इनवर्सली रहती है, लीनियर नहीं रहती, जबकि ये सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ये 20वां नंबर सवाल था जो हम लोगों ने नोट कर लिया। चलते हैं हम लोग 21 नंबर के सवाल पर। ये 21वां नंबर का सवाल, ए डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ए बीम ऑफ रेड लाइट, व्हाट विल हैपन इफ द रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। देखिए, जो ये एंगुलर विड्थ होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, एन लैम्डा अपॉन ए। अब आप जानते हैं कि रेड कलर की जो लैम्डा होती है वो हमेशा ब्लू कलर से ज्यादा बड़ी होती है। इफ यू आर डिक्रीजिंग लैम्डा, रेड की जगह ब्लू यूज कर रहे हो, यहां पे क्या दिख रहा है, ये प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो जब लैम्डा घटा रहे हो तो थीटा भी घट जाएगा, एंगुलर विड्थ घट जाएगी, तो साथ में काफी क्राउडेड हो जाएंगे, एक साथ बहुत सारी दिखने लगेंगी। पहले इतने में दिख रही थी 5, तो अब इतने में दिखेंगी 10, तो बैंड्स डिसअपियर, ये सही नहीं है। बैंड्स बिकम्स ब्रॉडर, नहीं ब्रॉडर नहीं है, नैरोअर है। नो चेंज विल टेक प्लेस, गलत। डिफ्रैक्शन बैंड बिकम नैरोअर, सही। एंड क्राउडेड टुगेदर, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आंसर नंबर डी है। फ्रिंज विड्थ या एंगुलर विड्थ घटेगी तो नैरोअर हो जाएंगी विड्थ, और साथ में ज्यादा डेंसर हो जाएंगी। इसको आप उसी को क्राउडेड लिख दिया है। 21 नंबर का सवाल यहां बन जाता है। 22 नंबर की बात करते हैं बेटा। 22nd नंबर, ए पैरेलल बीम ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा दे रखा है 900 नैनोमीटर, पासेस थ्रू ए लॉन्ग स्लिट, इसकी विड्थ दे रखी है, इसको लिख देते हैं ए या डी, कुछ भी लिख दो। द एंगुलर डाइवर्जेंस इन विच मोस्ट ऑफ द लाइट इज डिफ्रेक्टेड, एंगुलर डाइवर्जेंस कहां मिलेगा, सेंट्रल पर। ये डिफ्रैक्शन वाली कहानी है सिंगल स्लिट, तो डिफ्रैक्शन पर आपको सबसे ज्यादा, आप यहां से बनावें तो आप ऐसे बना सकते हैं, सबसे ज्यादा एंगुलर डाइवर्जेंस आपको ब्राइट, जो सेंट्रल ब्राइट होती है वो डबल चौड़ी होती है, तो एंगुलर डाइवर्जेंस वहां मिलता है। तो यहां लिख सकते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, वो वैल्यू कितनी होती है, 2 थीटा के बराबर। ये थीटा और ये थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2 लैम्डा अपॉन ए। एक मतलब वही अपर्चर से रहता है ये स्लिट विड्थ, कई किताब में ए लिखते हैं, कई किताब में इसको डी भी लिखते हैं। तो 2 लैम्डा अपॉन ए, वैल्यू रख दो, 2 रखो, लैम्डा दिया था 900 नैनोमीटर जैसा याद आ रहा है, चमक रहा है तो दिखा नहीं, 10⁻⁹। अपर्चर दे रखा था 0.4 mm, और थीटा है रेडियन में, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4.5 इंटू 10⁻³ रेडियन, और इसके हिसाब से आंसर नंबर ए सही है। तो ये देखिए आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। आराम से इसको नोट कर लीजिए। मैं आपके लिए लाता हूं क्वेश्चन नंबर 23, आप इसको नोट कर पाए होंगे अब तक। पॉज करके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। ए बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर फ्रॉम ए डिस्टेंस source falls on a single slit 1 meter wide, millimeter wide, ये क्या है, A की वैल्यू, एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन, ये है D की वैल्यू। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन द आइदर साइड, अब ये सेंट्रल साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की ही हमको लीनियर विड्थ निकालनी है, तो 2D लैम्डा अपॉन D हो जाता है। ये उसकी कहानी हो गई। अब यहां पर इसकी वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू 2 मीटर दूर था, लैम्डा कितनी थी,
कहाँ गई, 600 नैनोमीटर और 1 मिलीमीटर का इसका विड्थ था। ये डी लिखिए चाहे ए लिखिए, जो भी आप अपनी किताब में पढ़े हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू हो गई 24 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, या आप कहें 2.4 मिलीमीटर। ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी है। हा? ये मिलीमीटर है, डी है, ऑप्शन इज डी। इस तरह से इसको नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि होने वाला है 24 नंबर क्वेश्चन। ये रहा 24वां नंबर सवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। लिखा, इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सोर्स इज व्हाइट लाइट, वन ऑफ द होल्स इज कवर्ड बाय ए रेड फिल्टर एंड अनदर बाय ए ब्लू फिल्टर। इन दिस केस, देखिए यहां क्या है, ये व्हाइट लाइट थी, कहां पर, सोर्स हमारा समझ लीजिए व्हाइट लाइट है, यहां पर लगा दिया है रेड फिल्टर, एक में ब्लू, कौन सा लगाया है, ब्लू फिल्टर। आप कह रहे हैं बताओ कि क्या हाल चाल होंगे। भाई अगर लेमडा अलग अलग हो गई ना तो इसका इंटरफ्रेंस होएगा ही नहीं। आप जानते हैं कि इंटरफ्रेंस पैटर्न तभी होता है कि सेम फ्रीक्वेंसी हो, कांस्टेंट वेव फेज हो, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ सेम लेमडा भी हो, फ्रीक्वेंसी सेम तो लेमडा भी सेम, क्योंकि वी सेम रहेगा, वी इक्वल टू एन लेमडा, ये वी इक्वल टू न्यू लेमडा। तो अगर वेवलेंथ आपने बदल दी तो इंटरफ्रेंस पैटर्न नहीं दिखेगा आपको, सेम लेमडा चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी चाहिए और कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ। तो यहां पर आप ये समझ गए कि जो खेल है ये बनेगा आंसर नंबर सी, नो इंटरफ्रेंस, क्योंकि यहां पर डिफरेंट लेमडा, नो इंटरफ्रेंस। इस बात को ध्यान रखा जा सकता है, नोट करें। और आज का फाइनल क्वेश्चन जो कि 25 नंबर है उसको करने वाले हैं हम लोग, 25वां सवाल। ये रहा आपके सामने 25 नंबर का क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। लिखा है, फिगर शोज ए स्टैंडर्ड 2 स्लिट अरेंजमेंट विद स्लिट्स S1 S2 P1 P2 आर द 2 मिनिमा पोजीशन। ये मिनिमा पोजीशन थी, देखिए यहां पर मिनिमा मिल रहा था। ऑन आइदर साइड ऑफ P, दोनों के आइदर साइड, एट P2 ऑन द स्क्रीन, P2 ऑन द स्क्रीन देयर इज ए होल एंड बिहाइंड P2, यहां पे एक छेद है और इसके बाद S3 S4 लगा दिया है। P2 is at P2 on the screen there is a hole and behind P2 is a second 2 slit arrangement with slit S3 S4 and a second screen behind them। अब ये पूछ रहे हैं, ऑप्शन देखिए कि there would be no interference pattern on the second screen but it would be lighted। देखिए यहां पर इसके लिए जो भी मिनिमा बन रहा है इसी से 2 सोर्स आप निकाले हुए हैं, कांस्टेंट फेज डिफरेंस बना ही रहेगा, तो यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न होएगा। अब देखते हैं द सेकंड स्क्रीन, ये गलत है, द सेकंड स्क्रीन वुड बी टोटली डार्क, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। देयर वुड बी ए सिंगल ब्राइट पॉइंट ऑन द फ्रिंज, ये भी सही नहीं है। देयर वुड बी ए रेगुलर 2 स्लिट पैटर्न ऑन द सेकंड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। देखिए जब यहां पर मिनिमा मिलता है ना तो मिनिमा में हमेशा अगर A1 A2 बराबर हैं तो डार्कनेस मिलेगी प्योर, मतलब अगर A1 A2 बराबर नहीं है तो मिनिमा का मतलब है कि पैटर्न में सबसे कम इंटेंसिटी होना। हमेशा ये नहीं सोचा जा सकता कि हमेशा इंटेंसिटी 0 है वहां। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मिनिमा का मतलब है A1 माइनस A2 की कहानी कर रहे हैं हम लोग, इंटेंसिटी में A1 माइनस A2 का स्क्वायर, जहां मैक्सिमम वहां A1 प्लस A2 है। तो A1 माइनस A2 0 हो ये जरूरी थोड़े है, जरूरी तब होगा तब जब A1 A2 बराबर हो। अगर बराबर नहीं है तो कुछ लाइट तो होगी, कम होगी, ठीक है, मिनिमा होगी, तो वो कम लाइट इसके लिए सेकेंडरी सोर्स का, इसके लिए प्राइमरी सोर्स का काम कर रही है। और यहाँ पे जैसे फ्रिंज पैटर्न रेगुलर 2 स्लिट पैटर्न बनता है, नॉर्मल इंटरफ्रेंस बनता है, वैसे ही इंटरफ्रेंस यहाँ बन जाएगा। तो ऐसा सवाल कहीं आपके एग्जाम में आ जाए, आप ना कर पाए, उससे बेहतर है ये सीख लें। तो ये क्वेश्चन हो गया और इसी के साथ ये एमसीक्यूज वाला लेक्चर भी हो गया, इसको नोट कर लीजिए। बात करते हैं
तो उम्मीद है आप इसको नोट कर पाए होंगे। लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं याद दिलाऊंगा, आपके लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अभी आपको जरूरत है 30-35 क्वेश्चन पर चैप्टर लगाने की, जिससे आप फुली सॉल्व हो, जिससे कि आपको भटकना ना पड़े और वो सफिशिएंट हो, उसके अलावा कुछ ना लगाना पड़े समय कम होने की वजह से। तो ये जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो ये काफी हैं, सफिशिएंट हैं, इसके अलावा कुछ लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें और स्टोर सेक्शन में जाकर ले सकते हैं। अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।